नमस्कार, स्वागत है। आप देखते हैं कमोडिटी 360 और हमारे साथ कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर और गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एक हल्का सा पॉज है आज यहाँ पर मार्केट्स में। सोने चांदी ने अपनी ऑल टाइम हाई की जो बढ़त है वो आज थोड़ी सी रुकाते हुए देखी है। अमित, कैसे देखते हैं यहाँ से प्राइसेस, अगर सोने से शुरुआत करें? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल करेक्शन आया है आज और मेरे को लग रहा है ये करेक्शन सस्टेनेबल नहीं होगा। प्राइजेस वापस कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए जो है मूवमेंट करेंगे क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा हुआ है। विदाउट सांस लिए गोल्ड सिल्वर जो है लगभग पिछले एक महीने से नॉन स्टॉप दौड़ रहा है और लगभग 98,500 के आसपास का बॉटम जो है सोने ने बनाया था और आज अभी भाव 1,13,000 के आसपास जो है कारोबार कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है आज जो गिरावट है उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को यूज करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इन गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी मनीषा जी। ऑल राइट, तो सोने में जो गिरावट देखने में को मिली है वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। अंकित, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, और अगर यहाँ से इन डिप्स पे कोई खरीदे तो किस तरह के अपसाइड टारगेट्स की उम्मीद की जानी चाहिए? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो 1,11,000 का जो रेजिस्टेंस था वो उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन स्लाइटली जैसे ही वापस से फंडामेंटल चेंज हुए, जैसे ही $1,00,000 की बात हुई यहाँ पे यूएसए वीजा की, तो एक टेंशन से वापस से क्रिएट हुआ और मार्केट के अंदर हमने तेजी देखी है। 1,11,000 के बाद में 1,13,000 1,14,000 के टारगेट देखने को मिल गए हैं। अब 1,14,200 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगा और जब तक 3,800 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे तेजी एक्सपेक्ट नहीं हो रही है कि नई तेजी इसके अंदर बना के चलेंगे। लेकिन मैं सपोर्ट जोन की बात करूंगा तो $3,720 से लेकर $3,650 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक $3,650 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक मैं मंदी की आशंका नहीं रखूंगा। लेकिन $3,720 से लेकर $3,650 के बीच में कहीं भी मिलता है तो खरीदारी के एक अच्छे लेवल वापस से बन सकते हैं। ये तो हुई सोने की बात, और अगर चांदी देखी जाए तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रही है। अच्छी खासी बढ़त भी यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 135 134 जैसे लेवल्स के बाद हल्की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर मार्केट्स में है। जो ये 1% की गिरावट है, अंकित, यहाँ क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट अभी और हो सकती है क्योंकि 1,36,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब फर्दर अपसाइड की बात करेंगे तो 1,36,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी गिरावट अभी और गहरा सकती है। मुझे लगता है कि 1,33,000 से 1,32,000 तक के टारगेट नीचे में अभी और देखने को मिलेंगे। 1,28,000 के लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो 1,32,000 के आसपास अगर मिलता है तो फिर से खरीदारी की राय रहेगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ बिकवाली करके ना चलेंगे। साथ ही साथ मेटल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि कॉपर में कुछ बहुत सपोर्ट यहाँ पर लगातार बनता हुआ नजर आया है। एलएमई पे $10,000 और टन के हमने लेवल्स आते हुए देखे थे क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पर चिली कोडेल्को से बनती हुई नजर आई हैं। करंट लेवल से यहाँ पर भी आज मुनाफा वसूली है। एक्चुअली आज का दिन ही मुनाफा वसूली वाला है। अमित, कॉपर में अब क्या सेंस? बिल्कुल मनीषा जी, आज का दिन जो है मेटल के लिए भी मुनाफा वसूली का रहा है सोने चांदी के साथ साथ। बट मेटल्स में मेरे को लग रहा है ये करेक्शन थोड़ा सा और हो सकता है मुनाफा वसूली के रूप में। पहले नंबर पे मैं जिंक को रखूंगा 281-50 के आसपास। अक्टूबर वाला जिंक में एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। ₹284 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 277 का टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अक्टूबर वाला जिंक में देखने को मिल सकता है। वहीं पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर की ट्रेडिंग रेंज मेरे को ₹920 से लेकर ₹902 तक की नजर आती है। अक्टूबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ तो 920 के आसपास प्राइस अगर मिलते हैं तो 927 के स्टॉप लॉस के साथ ₹902 के टारगेट के लिए कॉपर में भी बिकवाली की जा सकती है। वहीं पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, अक्टूबर वाला एल्यूमिनियम अभी ₹256.50 के आसपास चल रहा है। 257 258 की रेंज में कहीं पे भी इसमें बिकवाली की जा सकती है। ₹260 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ₹250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा जी। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर शायद देखने को मिल सकती है एल्यूमिनियम में। जहाँ तक कॉपर की बात है, ऑफकोर्स कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर निकल के आ सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि शुगर एज अ सेगमेंट में यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ होता हुआ देखा है कल के और आज के दिनों में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीनी मल्टी ईयर लोज पे कारोबार करती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि एक्सेस सप्लाईज हमें सीजन में यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। बेहतर फसल की एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ भारत से है लेकिन ब्राजील और इंडोनेशिया से भी बनती हुई नजर आई है, तो उसका एक इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में देखा है। और दूसरी खबर में सरकार ने सेकेंड जनरेशन एथेनॉल यानी 2G एथेनॉल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इससे एक और जगह है जहां से किसानों की कमाई बढ़ेगी, वहीं पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी बचाव हो पाएगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस्मा के वाइस चेयरमैन जुड़ चुके हैं, नीरज शिरगांवकर। नीरज, नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सबसे पहले तो चीनी के प्राइसेस पर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने एक जोरदार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, कैसे उसे रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्राइसेस इसके आसपास ही रहेंगे बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अब करीब जाता हुआ दिख रहा है?
नमस्ते मनीषा जी एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। मैं अभी अभी जो क्या हम लोग जो वर्ल्ड प्राइसेस देख रहे हैं, वो जो वर्ल्ड प्राइसेस आर बेसिकली एंटिसिपेटिंग कि इंडिया और ब्राजील में अच्छे सीजन होने वाले हैं। और इंडिया में भी जो हमने नंबर्स डिक्लेयर किए 345 से 350 लाख टन के जो प्रोजेक्टेड नंबर्स है, ग्रॉस फिगर्स बिफोर डाइवर्जन, तो वो जो फिगर्स है उसके ऊपर से ऐसे लग रहा है कि दे विल बी एम्पल शुगर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। फिर एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ जगह रहने वाली है। और हमारे जो शुगर डाइवर्जन से 1G एथेनॉल का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें अगर हमने एक 450 करोड़ लीटर के तकरीबन सप्लाई किया ओएमसीज को, तो वहां भी एक 40 तो 45 लाख टन शक्कर डाइवर्जन की पॉसिबिलिटी वहां भी है। तो इट इज जो जो वर्ल्ड प्राइसेस आप देख रहे हैं अभी जो नीचे आ रहे हैं, वो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द सप्लाई एक्सपेक्टेड इन अ गुड सीजन फ्रॉम इंडिया, ब्राजील और थाईलैंड। ब्राजील की जो शक्कर आगे आएगी, और थाईलैंड में भी अच्छा तकरीबन सीजन की अपेक्षा है। तो फ्रॉम ऑल दीज एरिया इट लुक्स लाइक ये प्राइसेस जो अब आज देख रहे हैं आप। लेकिन normally when India gets into the export market, world prices normally come to meet our export levels. तो अभी ये सीजन में देखना है कि कैसे ये होता है। यस। वेल ऑफ कोर्स ज़्यादा चीनी है और एथनॉल डाइवर्जन ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर एथनॉल डाइवर्जन पे तो बात करेंगे ही नीरज जी, लेकिन जिस तरह की आज खबर हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखी है, जहाँ पर 2G एथनॉल एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, कितनी बड़ी चीज़ है ये एज शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिए? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इसमें जो वेस्ट है, फॉरेस्ट्री है, चाहे बैम्बू फॉर दैट मैटर, या फिर कॉर्न स्टॉक्स है, राइस स्टॉक्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। शुगर केन बगास भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कैसे देखते हैं इस स्टेप को, आज के जो अनाउंसमेंट है उसको? तो ये जो 2G एथेनॉल मनीषा जी की बात हो रही है और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम फॉर द कंट्री, वेयर जो आपने राइटफुली बोला कि जो बैम्बू स्ट्रॉज और बगास रेसिड्यू और जो सेल्यूलोजिक और लिग्नो सेल्यूलोजिक मटेरियल से जो 2G एथेनॉल बनता है, उसमें हमारे जो ओएमसीज है, तो ओएमसीज ने प्लांट्स डाले हैं। और आज इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर 2G एथेनॉल। सो आज अगर देखा जाए तो कंट्री में उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, इफ यू कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस, यहाँ इंडिया में तो आज 2G एथेनॉल के लिए मार्केट नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में ये मार्केट चल सकता है। तो इसलिए टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ओएमसीज, आई गेस ये स्टेप आज लिया गया है, विच इज अ पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम दैट एंगल। बट इन एनी वेज दिस विल नॉट डिस्टर्ब आवर 1G एथेनॉल प्रोग्राम। हमारा जो 1G एथेनॉल प्रोग्राम है, विच इज मेकिंग एथेनॉल फ्रॉम गन्ना और मोलासेस, शुगर केन जूस, और फ्रॉम मेज और ग्रेन और राइस, ये प्रोग्राम इससे कुछ इज टोटली आइसोलेटेड प्रोग्राम विच विल कैरी ऑन एज इट इज। यहाँ तो फुल हमारा डोमेस्टिक सप्लाई ओएमसीज को जाने वाला है, और वट एवर द प्राइवेट सप्लाईज विद इन द कंट्री। लेकिन 2G एथेनॉल का जो मार्केट है, अभी अभी वी आर येट टू वेट फ्रॉम टू लिसन टू गेट सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन लोकल मार्केट कैसे डेवलप होगी, how much subsidies we will get to invest in 2G ethanol in the future as a private industry. So this is our reading of 2G ethanol right now. Yes. नीरज जी, कमिंग टू अ पॉइंट जो आपने यहाँ पर कहा कि एज ऑफ नाउ तो कैपेसिटी भी नहीं है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मच ऑन द हायर साइड है, और ये फ्यूचरिस्टिक एज अ प्रोजेक्ट है। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स एज एन इंडस्ट्री हम देख चुके हैं ऑलरेडी 1G में आता हुआ, आपको लगता है शुगर टू बिगिन विद एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर 2G पे क्या वो कैपेसिटीज क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? बेशक ये होने वाला है, लेकिन अभी ब्राजील में भी जो चल रहा है पिछले 10-15 सालों से, दे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू रीच अ मैच्योर लेवल ऑफ 2G एथेनॉल। तो कमिंग टू द इंडियन शुगर इंडस्ट्री, अभी हम लोग E18 E19 के लेवल पे 1G एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। और हमारे जो फ्यूचर प्लान है टू टेक इट टू E22 E25 E27, and at the same time maintain sugar production within the country and also try for exports to happen. ये
ये इंडस्ट्री की ज्यादा फोकस इस पे अभी है, और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग करके व्हाट कुड बी द ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड to make sure that the 2G ethanol program also gets a fillip and gets a start. ये भी हमारे efforts definitely जारी रहेंगे. Yes. So in the future, of course, हम लोग green hydrogen हो या SAF production हो या 2G ethanol हो, these are all areas where sugar industry will definitely be interested in the future. Yes. तो आप कह रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल का फोकस अभी भी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल पे है, साथ साथ इसका काम चलता रहेगा और 3 से 5 साल के बाद यहाँ पर कुछ निकलेगा। उम्मीद तो है डेफिनेटली कि we will move to in that direction. Yes. पॉइंट टेकन। नीरज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस देने के लिए कि इस अनाउंसमेंट के मायने क्या है, क्या कुछ सरकार से चाहिए होगा, जैसे आपने कहा सब्सिडीज की जरूरत होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। ऑफ कोर्स सरकार ने इसके लिए रास्ता जरूर खोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम ऑन ग्राउंड यहाँ पर होना बाकी है। नजर एक कच्चे तेल पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद कुछ बाइंग देखने को मिली थी ओवरनाइट मार्केट्स में, जैसे कि समझ में आया कि कुर्दिस्तान से यहाँ पर बहुत जल्दी कच्चा तेल शायद नहीं निकल के आएगा। साथ ही साथ यूएस में इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है और जियोपॉलिटिक्स तो यहाँ पर सवार है ही। तो 1.25% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कैसे देखते हैं अंकित आप करंट लेवल्स को, और यहाँ से क्या सेंस है? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की बात करें तो बहुत टाइम तक 418 से 426 मिलियन बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद में एक लगातार इसके अंदर गिरावट देखी है 2 पिछले इन्वेंट्रीज के अंदर, तो अब 410 के आसपास इसके अंदर इन्वेंट्री का है। तो ओवरऑल जो फोकस है पूरा इन्वेंट्रीज के ऊपर ही जा रहा है, और जैसा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है, टैरिफ्स की बात चली रही है, तो ग्लोबल टेंशन के कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो 5400 का सपोर्ट है अब वो मेजर सपोर्ट बन चुका है, और आने वाले टाइम में 5800 के लेवल को वापस छू सकता है। 5800 का लेवल काफी एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको अगर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में 6200 से 6300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अमित, एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वहां पर तो गिरावट है, चाहे वो रबर है, चीनी में गिरावट अच्छी खासी है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर सोयाबीन में कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, दालें ऑफ कोर्स ऑन द लोअर साइड यहाँ पर हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग कमोडिटीज हैं या उसके अलावा कैसे कहाँ देखते हैं आप? मनीषा जी, पूरे एग्री कमोडिटी में अभी जो है बिकवाली का दौर जो है कंटिन्यू चला हुआ है। हालांकि आज ग्वारशीट ग्वारम में हल्की फुल्की मुनाफा खरीदारी देखने को मिल रही है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि ये सस्टेनेबल रहेगी। तो काफी टाइम से हम देख रहे हैं, ग्वारशीट ग्वारम की ही बात करें तो 11,000 के आसपास से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भाव 9,000 के आसपास है। वहीं पे ग्वारशीट में भी 5700-5800 से करेक्शन चला था, पर भी 4970 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ये जो गिरावट का दौर है ये कंटिन्यू रहेगा। अगर हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें तो कैस्टर सीड में 6550 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 6600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 6300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम मसाले की बात करें तो हल्दी वायदा 12,500 के आसपास, अक्टूबर वायदा कहीं पर भी इक्वाली की जा सकती है। 13,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 11,400 रुपए के टारगेट टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जीरे की अगर हम बात करें तो एज पर ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली का ट्रेंड रहेगा 19,500 के आसपास, कहीं पे भी बिकवाली करें 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में 18,200 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। वहीं पे धनिया की अगर हम बात करें तो 8400 के आसपास, अक्टूबर वायदा धनिया में भी बिकवाली की जा सकती है। 8100 रुपए का टारगेट लगाना है और 8600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो कैस्टर में खरीदारी है, बाकी ज्यादातर कमोडिटीज में यहाँ पर बिकवाली के ट्रेंड्स। बहुत शुक्रिया अंकित एंड अमित, आप दोनों का ही साथ आने के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।